हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। और आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़ है, देखते हैं किस चीज़ के बारे में है। तो हमारा सबसे पहला न्यूज़ है आज का काचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल के बारे में। वैसे इसको आप चाचिन भी बोल सकते हो, आप काचिन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रेजिंग फेस्टिवल है, ग्रेज करना मतलब क्या होता है? चरना, ठीक है। तो ये काचिन क्या है? काचिन ना एक जगह है, ठीक है। जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चरवाते हैं, ठीक है। तो क्या फेस्टिवल है ये? अरुणाचल प्रदेश में जो जगह है ना, जो कि तवांग रीजन के पास पड़ती है, उसका नाम है काचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, ठीक है। तो वहाँ पे ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है? वैसे ये 2 दिन का इवेंट होता है, ठीक है, जिसमें ग्रेजर्स जो होते हैं, यानी कि चरवाहे जो होते हैं तवांग रीजन के, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। काचिन एक ग्रेजिंग एरिया है। हिस्टोरिकली इसको बैकबोन ऑफ लोकल मोनपा ट्राइब के मतलब बैकबोन मानी जाती है उनके नोमैडिक हर्डिंग के लिए। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है? अपने पशुओं को चरवाने के लिए, पशुपालन के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी जो शिफ्टिंग हर्डिंग होती है जानवरों को पालने की, पोसने की, पशुपालन करने की ना, उसको नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग वहाँ की जो मोनपा ट्राइब है वो कई सदियों से करती आ रही है। और उनकी जो मतलब आप कह सकते हो कि उनका जो खाने पीने का जो बैकबोन है वो उनका उसी चीज़ से चलता है, अपने जानवरों को चरवाने से ही, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। डन। अब चलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के बारे में, ठीक है। अभी देखो, नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि ग्लोबली मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है जी। एक फूड रेगुलेटर्स जो होते हैं, फूड रेगुलेटर्स कौन होते हैं? जो चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को। जैसे कि अपने देश में फूड एस FSSAI हमारे पास है ना, जैसे देखो आपको लोगों में दिखाई दे रहा होगा। FSSAI जो है हमारे पास फूड रेगुलेटर है इंडिया के पास। वैसे ही वर्ल्ड में और भी सारे फूड रेगुलेटर्स होंगे, है ना। तो इन सब का जो है समिट यानी कि मीटिंग होनी है, ठीक है। तो उस मीटिंग के ऊपर जो है ये न्यूज़ है, ठीक है। तो ये मीटिंग आप यहाँ पे देखो, लोगों में भी देख सकते हो, 20 और 21 जुलाई को, ठीक है जी। तो मतलब ये कल ये मीटिंग हो चुकी है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। अभी क्या है कि न्यू दिल्ली में ये मीटिंग जो है वो की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मीटिंग एक G20 इवेंट के जैसी मतलब ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है। काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई है। इस मीटिंग में फूड रेगुलेटर्स कम से कम 40 कंट्रीज के जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं, विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी और 25 इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो मतलब 40 से भी ज़्यादा लोग हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, अलग अलग कंट्री से, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? फूड की रेगुलेशंस पे ध्यान देना, ठीक है जी। और इस समिट को हमारे फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI ने जो है वो कंडक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। और मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट 2-3 बातें देखो याद रखनी है कि ये जो समिट है कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है जी। सो तो इस क्वेश्चन को अपने को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारे पास कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये वाला जो समिट है ना, वो मतलब इटली से बाहर हुआ हो। अदरवाइज़ ये हमेशा इटली में ही होता है, ठीक है जी। रोम इटली में होता है हमेशा, हर बार। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इटली के बाहर हुआ है। एंड इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा मतलब बात है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है ऐसा समिट जो है वो हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए सब चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे कि फूड की सेफ्टी के लिए सारे पॉइंट्स होंगे, फूड की सिक्योरिटी के लिए पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हेरिटेज पॉइंट के बारे में, ठीक है। हेरिटेज पॉइंट क्या चीज़ है, अभी कैसा होता है ये देखो। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ना एक हेरिटेज पॉइंट जो है वो बनाया है अपने जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। जिसके अंदर जो ब्रिक्स है ना, जो ईंटें हैं, वो 19वीं शताब्दी की ली जाएंगी। और जो
लकड़ियों के जो लॉग्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके वुडन लॉग्स होते हैं, कम से कम 100-100 साल पुराने लिए जाएंगे। ठीक है, तो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर वो एक हेरिटेज पॉइंट को बनाना चाहते हैं। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले। तो देखते हैं कि अगले पॉइंट्स क्या है हमारे पास। जो लॉग है यानी कि लकड़ी का जो तना है, इस तरीके से जो लॉग होता है, वो बहुत ही पुराने आम के पेड़ से लिया जाएगा, जो कि कम से कम 100 साल पुराना है, सेंचुरी ओल्ड है। ठीक है, कैंपस में ही है ये। ठीक है, और इसका एम क्या है, जो भी हमारे मतलब हेरिटेज रहा है पुराने समय में, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आने शुरू हुए, किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो डिस्प्ले करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है जी, सो ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, और जैसा कि हमने बात की, ईंटें जो है 19वीं शताब्दी की है, और 100 साल पुराना जो है वुडन लॉग है, जिसके अंदर साफ साफ उसकी एनुअल रिंग्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप सब ये तो जानते ही होंगे ना कि किसी भी पेड़ की अगर उम्र पता करनी हो, तो उसकी जो स्टेम होती है ना, उसके अंदर रिंग्स बन जाती हैं। एनुअल रिंग्स कहते हैं इसको, हर एक साल एक रिंग डेवलप होती है, तो कम से कम 100 रिंग तो इसमें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है जी, सो इस तरीके से हेरिटेज पॉइंट जो है वो बनाया जाएगा। तो देखते हैं, जब ये बनेगा न्यूज़ में आएगा दोबारा से। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। देखिए, हैनले ना पासपोर्ट इंडेक्स का लॉन्च करता ही रहता है, तो इस बार भी इसने लॉन्च किया है। ठीक है, अभी है क्या इस इंडेक्स में, होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। देखो, पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है ना, ये कब क्यों लॉन्च होता है, जब किसी भी कंट्री के बारे में ये बताना हो कि ये कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अभी स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, कि हमारे जो पासपोर्ट्स हैं वो किस किस कंट्री में हम लोग बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का क्या रैंक है, टॉपर में कौन कौन आए होंगे, तो वो सब जानकारी हमको मिलनी अच्छी बात है, ज़रूरी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो जैसा हमने डिस्कस किया कि मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड में, उनकी रैंकिंग रिलीज़ की है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा। ठीक है जी, टॉपर्स इसके अंदर है, एक तो देखिए नंबर 1 रैंक पे सिंगापुर, तो टॉपर को तो हमेशा याद रखना है। 192 कंट्रीज को ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक है जी, सेकंड रैंक पे हमारे पास आती है जर्मनी, इटली और स्पेन, और ये जो है हमारे पास क्या है, 190 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड रैंक में आप ये सब कंट्रीज को थोड़ा सा देख लेना, एक तो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन है, जापान है, ये 189 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही टॉपर्स में याद रखना। लास्ट में आपको क्या याद रखना होगा कि इंडिया का रैंक क्या है। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है ना, वो मतलब जो है 80th रैंक है, तो हम 57 कंट्रीज को बिना मतलब वीज़ा अप्लाई किए आ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा रैंक 80th है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है, सिंगापुर है, तो सिंगापुर टॉप पोजीशन पे बना हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, और जो इंडिया का रैंक है वो क्या है, 80th रैंक है। आपको इस इंडेक्स के दो ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनेंगे, एक तो फर्स्ट वाला और एक इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है जी, सो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास फिनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी के बारे में। देखो बेटा, हर्पेटोलॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल मीन्स होता है स्टडी करना, हर्पैटो की स्टडी करना मतलब क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं ना, रेप्टाइल्स मतलब क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर, है ना, जैसे कि अजगर वगैरह हो गया, है ना, ये देखो जैसे ये अपने पास क्या है, कोमोडो ड्रैगन है, ये हो गया। ठीक है, और एम्फीबियंस क्या होते हैं, ये वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है जी, तो पानी में भी रह लेंगे और लैंड पे भी रह लेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोलेंगे। इनकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजिकल। ठीक है, तो अभी यूएस के अंदर ना एक संस्था है जिसका नाम है फिनक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये चाहती है कि इंडिया से कुछ घड़ियाल जो हैं वो इंपोर्ट करवाए जाएं इनकी सेंचुरी में, मतलब इंडियन घड़ियाल्स को ये अपने यूएस की सेंचुरी के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्ग्यू किया है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो दुनिया में नष्ट होने वाली हैं, और वो स्पीशीज़ अभी इंडिया के पास है, तो अगर हम इंडिया से वो अपने पास यहाँ पर ले आएंगे तो उनकी फिर आगे फर्दर क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करवा के वो उस स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके का पॉइंट इन्होंने दिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा रेप्टाइल बैंक है फिनिक्स हर्पेटोलॉजिकल सोसाइटी, अरिजोना में है इसके हेडक्वार्टर्स। ठीक है जी, तो फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने अप्लाई किया कि हम इंडिया से 6 घड़ियाल मंगवाना चाहते हैं, 3 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगी। ठीक है जी,
और मगर क्रोकोडाइल्स ये मंगवाना चाहते हैं, मगर भी मंगवाना चाहते हैं और घड़ियाल भी मंगवाना चाहते हैं, ठीक है। तो 6 घड़ियाल 6 मगर क्रोकोडाइल्स ये मंगवाना चाहते हैं। कहाँ से मंगवाना चाहते हैं जी? तमिलनाडु से, ठीक है। तो तमिलनाडु सुर्खियों में आ गया, तो इसके लिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास नेशनल मून डे के बारे में। ये भी बड़ा अच्छा है। 20 जुलाई को हम लोग नेशनल मून डे सेलिब्रेट करते हैं और हिस्टोरिकली इसका एक ही सिग्निफिकेंस है। हम क्यों मनाते हैं इसको? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार अपना मून मिशन भेजा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ये 2 पर्सन्स थे जो कि मून की भूमि के ऊपर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। तो इन लोगों ने जो चंद्रमा पे जाके चंद्रमा तक पहुंच के जो इतिहास रचा है, उस इतिहास को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है नेशनल मून डे सेलिब्रेट करने का प्लान हुआ था। तो पहले ये प्लान जो है वो किया जा रहा था, लेकिन ये बना नहीं, ठीक है। तो इस दिन जो है अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट जो है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बल्स एल्ड्रिन और मिशेल कॉलिन जो कि उस समय पायलट थे ये दोनों, उनको लॉन्च किया पहली बार। तो उसका नाम याद रखना आप लोग, क्या नाम है? अपोलो 11, ठीक है जी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने प्रोक्लेम किया था नेशनल मून लैंडिंग डे मनाया जाएगा 20 तारीख को, ठीक है। 2 years आफ्टर दी फर्स्ट मून लैंडिंग, ठीक है। 1969 में मून लैंड हुआ, ठीक है। उसके 2 साल बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कह दिया, लेकिन क्या हुआ जी? मता पास नहीं हुआ, ठीक है जी। रेजोल्यूशन नहीं पास हो पाया, जिसकी वजह से ऐसा डे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ठीक है। 2019 के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोक्लेम किया कि 20 तारीख को जो है 50वीं वर्षगांठ जो है अपोलो 11 ल्यूनार लैंडिंग की मनाई जाएगी, लेकिन कोई भी नेशनल मून डे डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में इस 50th एनिवर्सरी को मनाने के बाद नेशनल मून डे भी मनाना शुरू कर ही दिया, ठीक है जी। सो नेशनल मून डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब आप देख लीजिए कि इसका थीम क्या है। इस साल 2023 का थीम है ल्यूनार एक्सप्लोरेशन, मतलब चंद्रमा को एक्सप्लोर करना है। और अपन ने भी तो भेजा ना अभी भी चंद्रयान 3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं इसके थीम में आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़ से हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? एक तो हमारे पास अपोलो मिशन जो है यूएस ने भेजा था 20 जुलाई 1969 को, चंद्रमा की धरती पे 2 इंसान उतरे थे, ठीक है जी। तो उनको याद रखना है, पर्सन्स को भी, और ये दिन मनाया जाता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास वर्ल्ड चेस डे से संबंधित। 20 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो चेस गेम है ना, ये काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, क्योंकि एक तो बंदे को ना दिमाग ही चलाना पड़ता है और किसी भी मतलब बॉडी फिटनेस की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट खेल है दिमाग चलाने के लिए, हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है कि अगर हम 2023 अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इन एजेंडाज को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने लोगों में एजुकेशन बढ़ानी है, जेंडर इक्वालिटी बढ़ानी है और सोशल इंक्लूजन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब को बांधने वाली अगर एक गेम है ना, तो उसको चेस कहा जाता है। क्योंकि चेस में देखो, ना तो किसी की एजुकेशन मैटर करती है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, ना ही ये मैटर करता है कि वो आदमी है या औरत है, और ना ही ये मैटर करता है कि उसकी सोसाइटी कैसी है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, कैसी है, डजेंट मैटर, ठीक है। बस चेस एक दिमाग का खेल है, जिसने दिमाग चला लिया उसका गेम हो गया, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा गोल यही है ना कि यार इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने प्रमोट करना है, ठीक है जी। आदमी औरत एक समान होने चाहिए, सोसाइटी में सब एक समान होने चाहिए, एजुकेशन विद्या सबको मिलनी चाहिए। तो चेस एक जॉइंट मतलब ऑफर उसको करता है, ठीक है जी। इंटरनेशनल चेस डे को अनाउंस किया गया था 1996 में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ताकि हम ये देख सकें कि इसको जो चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, चेस डे को मतलब चेस बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था जो मैचेस वगैरह कराती है, उसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में फाइड कहते हैं, ठीक है जी। तो फाइड के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उस दिन ये बना था ना 1996 में, ठीक है। तो जिस तारीख को ये बना था, 20 जुलाई को ये बना था, उसी तारीख से फिर हमने शुरू कर दिया मनाना, ठीक है। फाइड जो है वो पेरिस फ्रांस में बना था, ठीक है। और करंटली इसके हेडक्वार्टर्स अभी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो करंट हेडक्वार्टर्स याद रखना है, बना चाहे ये फ्रांस में था, ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखना है। फाइड एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि मतलब क्या करती है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस करवाती है, गवर्निंग बॉडी भी है, कॉम्पिटिशन्स भी करवाती है, ठीक है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
और फाइड जो है उसको मतलब रीऑर्गेनाइज किया, फाइड वाज रीऑर्गेनाइज, इसको रीऑर्गेनाइज भी किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1999 के अंदर, ठीक है जी। तो इसको मतलब जो है वो काफ़ी मान्यता वगैरह भी प्राप्त करवाई गई थी, ठीक है जी। सो रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइड को मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा मिली गई थी, ठीक है। तो 1999 में इस तरह से हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 20 जुलाई को चेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। अब अगली क्लास में मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।